हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं इस सर्द भरी ठंड में। आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेस्ट बुक लेकर आ रही हूँ। उसकी सीरीज़ में आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। एक बुक है लूसेंट की सामान्य ज्ञान। ये बुक के बारे में अक्सर लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्ज़ाम, जैसे ऑल इंडिया पीसीएस, रेलवे, एसएससी, आरओ, एआरओ। चलिए, आज हम इस बुक की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। ये इस बुक की खासियत पता है फ्रेंड्स क्या है? इसमें हर चीज़ पार्ट वाइड डिवाइडेड की हुई है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, फिर भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद एंड कंप्यूटर। इस बुक की एक एक पॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे। इस बुक को ना आप एक टारगेट बना लीजिए, तभी ये बुक अच्छे से कंप्लीट हो पाएंगे। चलिए, इस बुक को हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे इतिहास। जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। दोस्त, आप लोग सोचते होंगे कि हम अभी ऐसे हैं, पहले कैसे होंगे, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। ये सभी के आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकल्प तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, जहाँ यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। दोस्त, हम आप लोगों को ऐसे पढ़ाएंगे ना, जैसे जिसके पास बुक्स ना हो वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिसके पास बुक्स हो वो सिर्फ अंडरलाइन कर ले, और जिसके पास बुक नहीं है वो छोटे छोटे बुलेट फॉर्म में नोट बना ले। तो चलिए, मैं आपको इम्पॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करा देती हूँ। जैसे देखिए, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। मतलब जो लोग जैसे आए, इंडिया को उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से नाम रखें। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, और ये बांटे हैं क्रिस्टोफस सेलियरस ने। ये 3 भाग हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब कि हमें भारत के जो भी इतिहास का पता चलता है उसके स्रोत क्या हैं, हमें कहाँ से पता चलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एट फर्स्ट धर्म ग्रंथ, सेकंड ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड विदेशियों का विवरण एंड फोर्थ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संलग्नकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है।
वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 72 खिले पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। मतलब जो इस वेद को पढ़ते थे उसे होत्री कहते थे। किस वेद को? ऋग्वेद को। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र द्वारा, जो कि 3 मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये सारे मंडल आप याद करेंगे कि किस मंडल में किसका उल्लेख है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल जो कि हाथों से लिखी गई है और इनको क्या कहा जाता है? खिल। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्मशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। मतलब कि ऋग्वेद के जो समाज थे वो 4 वर्णों में विभाजित हैं, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और ये ब्राह्मण आते थे मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न होते थे। इसके नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद होते हैं। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। सॉरी, ये नोट में देखिए आप। प्राचीन भारत इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब कि ऋग्वेद के बाद कौन सा ब्राह्मण आता है? शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धव्यु। ऋग्वेद के क्या कहते थे? होत्री। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पाठकर्ता को? उद्रात्री। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आखिरी देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण,
तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महातत्व आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। ये सारे आप रीडिंग कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, खास करके ये जादू टोना। चलिए अब पढ़ते हैं नोट में क्या लिखा है। इसके पहले इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सामवेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजातंत्र की 2 पुत्रियां। ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्या है? सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। मतलब वेदों को हमें अच्छी तरह से समझने के लिए, उसे अच्छी तरह से जानने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। और ये 6 वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। क्या है? पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, याद करिएगा, जिसमें से केवल 5 पुराण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलिए कॉर्नर में देख लीजिए, पुराण और उससे संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित हैं। मत्स्य पुराण आंध्र शतवाहन वंश से संबंधित हैं। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित हैं। ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट में देखिए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? सरल संस्कृति श्लोक में। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मतलब उस समय की स्त्रियां और जो शूद्र जो सबसे नीचे थे, उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? मनुस्मृति, जो कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसे? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात। कल्पसूत्र किसकी है? जैन धर्म की रचना से ज्ञात होता है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा समकालीन कालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। देखिए, चाणक्य के उपनाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य के उपनाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। चाणक्य कौन से नाम है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। अर्थशास्त्र बुक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। ये बुक अर्थशास्त्र सिर्फ नाम से है, लेकिन इसमें मौर्य शास्त्र के इतिहास के बारे में बताया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया था। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी किनकी बुक है? कल्हण की। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की क्या है? गार्गी संहिता, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। चलिए, अब ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किनके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, जैसे जो लोग बाहर से आए वो इंडिया के बारे में क्या लिखें, क्या बोलें, बस यही सब। ए नंबर, यूनानी रोमन लेखक टेशियस। यह ईरान का राजवैद्य था। टेशियस क्या थे? ईरान के राजवैद्य। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2 नंबर, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस और अष्टिबुलस विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय थे। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृतियों के विषय में लिखा। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था।
डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के। टॉलमी, टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। क्या भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी महाशय ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधे खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने इस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। चलिए अब चीनी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनगणना को सुखी एवं समृद्ध बताया। संगयुकी, ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध की प्राप्तियां एकत्रित की। वेनसांग ने यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष 629 में आया था और 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर के 645 ईस्वी में वो चीन लौट गया। वो बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ये बुक इम्पॉर्टेंट है। किसने लिखी? वेनसांग ने, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। क्या था? सिंध का राजा शूद्र। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जब वेनसांग अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक उल हिंद मतलब भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। लेखक तारानाथ। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथों की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई, एशिया माइनर,
से वैदिक देवता मित्र, इंद्र और नास्त्य अश्विन कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन एवं होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौड़ा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये अभिलेख आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि कौन सा चीज़ किस अभिलेख में है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कॉर्नर में। अभिलेख इधर शासक हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के समय में, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय में, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय में, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के समय में, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के नेतृत्व में, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय में, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय में, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के संबंध में। चलिए, सती प्रथा जिसमें पति के साथ औरतों को जला दिया जाता था। जैसे पति जब डेथ कर जाते थे तो उनके साथ उनकी पत्नियों को भी उनके साथ आग में सुला दिया जाता था। उन्हीं को कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। शासक भानुगुप्त थे उस समय। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट, अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। इंपॉर्टेंट, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। काश्मीर नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढों के घर का साक्ष्य उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कश्मीर में एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है, इसका नाम है बुर्ज होम, जिसमें से क्या मिलता है? गड्ढे वाले घर। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से हमें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब कि उनके सिक्के पे दिखाया गया था कि समुद्रगुप्त बीना बजा रहे हैं, मतलब कि उन्हें संगीत में दिलचस्प होगी। में भी अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। रोमन सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? अरिकमेडु में, जो कि पुदुचेरी के निकट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है। मतलब कि जिस समय लिखित रूप नहीं थे उस समय मतलब कि ऐतिहासिक काल नहीं कहते थे, और अभी लिखित विवरण है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस, ये हम लोगों के पूर्वज ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। लोग पहले क्या करते थे? शिकार करते थे।
फिर आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। देखिए, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आहार क्या था? शिकार। मतलब वो लोग शिकार करते थे और भोजन अपने लिए जुटा पाते थे। फिर देखिए, आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग लोग पूरा पाषाण काल में जलाने के लिए सीखे तथा पहिए नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, और जो कि कहाँ से मिला था? अतिरक्कपक्कम से। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थल पर प्रथम भारतीय पुरास्थल कलाकृति की खोज हुई। भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। आप इसे छोटे छोटे बुलेट्स फॉर्म में रेडी कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं और जिनके पास है बुक वो अंडरलाइन करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए दोस्त, पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है, उसे समझना बड़ी बात होती है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से लेकर 1750 तक है। मतलब कि जैसे पहले के युगों को हम रेडियो कार्बन C14 की पद्धति द्वारा हम अपनाते थे कि कितने साल पुराना है, कितने साल पहले का ये चीज़ है, उसी को हम लोग रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि ज्ञात करते हैं। इसकी तिथि क्या? 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत कांगोडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। मतलब कि ये सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु नगर मान लीजिए। उत्तर में क्या है आपका? सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल, देखिए पश्चिम में क्या है आपका? बलूचिस्तान, पूर्वी में है आपका आलमगीर जो कि यूपी में है, उत्तरी में आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और नीचे है आपका दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता दोनों एक ही नाम है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये ग्रामीण ना होकर नगरीय थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एंड कालीबंगम। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुत कोतदा
लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगम से प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगम से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े इमारत कौन से थे? अन्नागार, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्नानागार थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। ये सब जगह ना आप याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिली है हमें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों से सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहद्रों से मिलती है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिलती है? लोथल और चौहद्रों से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। पहले क्या होती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। मतलब कि मान लीजिए ये एक घर है, इसके जो खिड़कियां होती थी सड़क की तरफ नहीं खुल करके ये पीछे खुलती थी। इसके जो दरवाजे और खिड़कियां ये पीछे खुलती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने। रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। तौल की इकाई क्या होती थी? 16 के अनुपात में। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों तथा 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज करते थे। चलिए आज आपको लास्ट पेज ये पढ़ा रही हूँ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बनाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट महोदय ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे क्योंकि वो अनाज पैदा करती थी, इसलिए वो उनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं।
स्वास्तिक एवं स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान मिलता है। किसकी सूर्य उपासना का अनुमान मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह से। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं तो आपको बोलना है नहीं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मतलब कि वो मातृ सत्तात्मक थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरातात्विक थे जो वो खुदाई करते थे, उन्हें मिला होगा कुछ जिनसे पता लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यतावासी सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या? सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, मतलब कि मिट्टी के बर्तन लाल होते थे और उस पर डिजाइन काले रंग के किए होते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, वो लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, मतलब कि उस समय की औरतें पर्दे में रहती थीं। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब शवों लाशों को गाड़ा भी जाता था और जलाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्वान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्मक समाधियाँ मिली, मतलब कि युग्मक मतलब जोड़े में। सब सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, मतलब कि कुछ लोग और रीज़न बताते हैं कि सैंधव सभ्यता ऐसे ख़त्म हुआ, उनका ऐसे विनाश हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। जो वहाँ उस समय के खिलौने हुआ करते थे उन्हें टेराकोटा कहते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति कॉर्नर में छोड़िए कुछ नहीं थी। हड़प्पा स्थल प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष एवं स्थिति। चलिए कौन सी जगह कहाँ थी, किस नदी के किनारे थी, किसने उसका उत्खनन किया और उसकी स्थिति। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे थे, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। आपको ये सब याद करना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में स्थित है। चहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मजूमदार ने इसकी उत्खनन की 1931 ईस्वी में सिंध, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बी के थापड़ थे, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये फजल अहमद इसके
उत्खनन करता है 1953 ईस्वी में और सिंध प्रांत के गैरपुर स्थान पर ये स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता रघनाथ राव हैं, जो कि 1953 से 54 में हुई। और ये कहाँ है? गुजरात के कठियावाड़ जिले में। रोपड़, ये सतलज नदी के किनारे हैं और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। ये 1953-56 में हुए और ये पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। अब देखते हैं लोथल, जो कि उस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। ये भोगवा नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। 1955 से 62 ईस्वी में हुई और ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। अब देखिए आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1958 ईस्वी में इसकी उत्खनन हुई और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। सुतकांगोडोर, ये दास्क नदी के किनारे हैं। ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स ने की 1927 से 1962 में। ये कहाँ है? सुतकांगोडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। अब देखिए बनमाली, यह रंगोई नदी के किनारे। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। इसके उत्खनन करता है 1974 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और हरियाणा के हिसार जिला में ये पड़ते हैं। अब देखिए धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन की 1990 से 1 में और गुजरात के कच्छ जिला में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वैदिक सभ्यता कल पढ़ेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। एक एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।